आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन की। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जब हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हैं तो ये कैसे किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिनके आधार पर हम काल विभाजन की बात करते हैं। पहला है अंतःसाक्ष्य और दूसरा है बाह्य साक्ष्य। अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत भक्त और संत कवियों से संबद्ध आधारभूत ग्रंथ, विविध कवियों से संबद्ध काव्य ग्रंथ, साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं आती हैं। और बाह्य साक्ष्य की सामग्री के अंतर्गत हम देखें तो इसमें साहित्य सामग्री, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, शिलालेख, वंशावलियाँ और अन्य प्रमाणिक उल्लेख, जनश्रुतियाँ आती हैं। अंतःसाक्ष्य सामग्री के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हम देखें तो इसमें गोकुलदास द्वारा रचित 84 200 वैष्णव की वार्ताएं, नाभादास रचित भक्तमाल, गौसाई चरित्र, ध्रुवदास द्वारा लिखित भक्त नामावली और संत बानी संग्रह, और काव्य संकलन में देखें तो कविमाल, कालिदास हज़ारा, शिव सिंह सरोज आते हैं। तो ये बात हुई है अंतःसाक्ष्य की। अब हम देखें बाह्य साक्ष्य में क्या है, इनके आधार पर ही हम अपने काल विभाजन की गणना करते हैं कि भाई इस समय इसके आधार पर, इन बाह्य साक्ष्य के आधार पर, इन पांडुलिपियों के आधार पर, इन जो हम शिलालेखों के आधार पर, वंशावलियों के आधार पर, इनके आधार पर ये काल है, इस समय से इस समय तक का माना जाता है। तो बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है कर्नल टाड का जो राजस्थान नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोजत्व रिपोर्ट, और चंदल राज परमाल के समय के जो जैन शिलालेख हैं, और आबू पर्वत के राजा जैन व शरख के शिलालेख हैं, और ऐतिहासिक जो दूसरे स्थान हैं जैसे उसमें आता है काशी में कबीर चौरा, 80 घाट, अमेठी में जो जायसी की समाधि है वो, राजापुर में तुलसी की मूर्ति, इन सब के जो अवशेष हैं, इन सब के आधार पर हम अपने काल का विभाजन करते हैं। केवल उपयुक्त सामग्री के आधार पर किसी भी साहित्य का सुनिश्चित और प्रमाणिक इतिहास तैयार होना यद्यपि कठिन है, पर फिर भी जो निरंतर जो महत्वपूर्ण शोध किए जा रहे हैं वो उसकी प्रामाणिकता को और अधिक पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि हम देखें तो कि काल जो है वो अखंड है और उसकी धारा है वो निरंतर गति से प्रवाहित होती रहती है। केवल हम ये जो काल का विभाजन करते हैं ये इसलिए करते हैं कि सुबोधता रहे, और उसके इसी आधार पर हम भाग, उपभाग, खंड एक आसानी रहे, उसी हम इसका विभाजन कर देते हैं। सामान्यतः साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो किया जाता है वो किसी कृति के आधार पर, कोई रचना है उसके आधार पर किया जाता है, कर्ता के आधार पर, जो उसका रचनाकार है उसके आधार पर, पद्धति के आधार पर, और विषय की दृष्टि से किया जाता है। जो नाम रखे जाते हैं हम इनके आधार पर अपन नाम रखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का प्रारंभ है, जो प्रवर्तन किया, वो एक फ्रांसीसी विद्वान रहे हैं, गार्सा द तासी, उन्होंने किया। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो इस दिशा में हुआ वो ठाकुर शिव सिंह सरोज ने किया। यद्यपि दोनों ही साहित्यकारों ने साहित्य जो इसकी काल विभाजन का जो प्रयास किया वो प्रारंभिक प्रयास था, और इसी काल विभाजन की दिशा में जो और कार्य हुए, आगे बढ़े, उसमें हम देखें तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया, उन्होंने जो काल का उपभाग, भाग, उपभाग लिख करे
तो उनके काल विभाजन को देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि पहले जो उन्होंने किया, इन्होंने 9 उपभागों में काल का विभाजन किया। जैसे पहले उन्होंने लिखा चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरे नंबर पे लिखा इन्होंने जायसी की प्रेम कविता, चौथे नंबर पे लिखा कृष्ण संप्रदाय, 5वें नंबर पे मुगल दरबार, छठे नंबर पर तुलसीदास, फिर 7वें नंबर पर रीतिकाल, 8वें नंबर पर तुलसीदास की प्रवृत्ति काव्य, 9वें नंबर पर 18वीं शताब्दी, 10वें नंबर पर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वें नंबर पर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये ग्रियर्सन की दृष्टि से जो काल विभाजन किया गया वो ये था। यद्यपि ये बहुत सारे उपविभागों में हो गया था, विभाजित हुआ। और दूसरा हम देखें तो महत्वपूर्ण रूप में मिश्र बंधुओं का काल विभाजन आता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद जो उनकी रचना थी, कृति थी, उसमें उन्होंने बताया कि काल विभाजन किस प्रकार किया। उन्होंने थोड़ा और इसको छोटा करने का प्रयास किया। उन्होंने पहला लिखा आरंभिक काल। तो आरंभिक काल को भी उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। जो पूर्व आरंभिक काल है उसका उन्होंने 1700 से 1343 विक्रम संवत दिया और उत्तर आरंभिक काल का समय उन्होंने 1344 से 1444 विक्रम संवत दिया। दूसरा हम देखें तो है माध्यमिक काल, 14 से 45 से जो 1680 तक का जो है काल उन्होंने रखा। इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल। अब ये भी आगे बढ़ा 1681 से 1879 तक का। ये है पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, इसको भी 2 भागों में बांटा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम परिवर्तन काल। 1890 से 1925 का काल है वो उन्होंने परिवर्तन काल माना। और 5वां है वो वर्तमान काल। 5 भागों में बांटा वर्तमान काल, 1925 से और अब तक का उन्होंने वर्तमान काल का। यद्यपि ग्रियर्सन की अपेक्षा इनका जो काल विभाजन था वो अधिक प्रौढ़ था, पर फिर भी इसमें कई असंगतता देखी गई। इसीलिए फिर और इसमें अब जो अलग अलग आचार्य हैं, विद्वान हैं, इसमें और अपना संशोधन करते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वर्गीकरण किया, यह वर्गीकरण जो है वो अपने आप में सर्वोपरि माना जाता है। 1773 विक्रम संवत में हिंदी का जो प्रथम व्यवस्थित एवं प्रवृत्ति मूलक इतिहास जो लिखा आपने, वो पूर्व में जो प्रयास हुए उनमें ध्यान में रखते हुए उसमें मौलिकता के साथ जो उस समय शोध हो रहे थे, तत्कालीन शोध कार्य हो रहे थे, उस आधार पर इन्होंने अपना काल विभाजन रखा। इनका काल विभाजन में इन्होंने 4 उसमें उपभागों में बांटा। पहला है वीर गाथा काल जो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक है। दूसरा इन्होंने दिया भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा रीति काल 1700 से 1900 और चौथा जो है वो आधुनिक काल रहा 1900 से अब तक का। तो ये जो काल विभाजन और नामकरण है वो अपनी संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता के कारण अभी भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने सर्वमान्य रूप में उपस्थित है। इनके पश्चात फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना काल विभाजन दिया। उन्होंने इस रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसमें कुछ असंगतता बताते हुए उन्होंने इसे और परिनिष्ठित करने का प्रयास किया। नए शोध कार्यों के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को और अधिक व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया, उन्होंने आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण में किंचित संशोधन सन और संवत की गणना में किया। एक तो क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है, इससे विद्यार्थियों में भ्रम पैदा होता है। अतः द्विवेदी जी ने पूर्ण
शताब्दियों का काल विभाजन का आधार माना। इसके अतिरिक्त वीर गाथा काल नाम पर भी आपत्ति उठाते हुए उन्होंने आदिकाल नाम देना अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि वीर गाथा काल नाम में धार्मिक तथा अन्य रचनाओं के साथ न्याय नहीं होता। क्योंकि जब हम वीर गाथा काल नाम बोलेंगे तो सिर्फ वीर परक रचनाएं ही इसका प्रतिनिधित्व करती दिखेंगी। जो अन्य रचनाएं हैं, जो धार्मिक दृष्टि से या श्रृंगारिक दृष्टि से दूसरी रचनाएं हैं, वो उपेक्षित हो जाती हैं। तो उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो हम देखें तो पहला है आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक। और चौथा आता है आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अद्यतन। साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन मिले जुले रूप में हमारे समक्ष मान्य रूप में स्थापित हुआ है। यद्यपि अपन देखें तो कुछ और आचार्यों ने भी इसमें काल विभाजन किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है, उनके काल विभाजन में हम देखते हैं जैसे संधि काल है, चारण काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। इसी तरह गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक में जो काल विभाजन किया है, उसमें उन्होंने एक धर्माश्रय में लिखित साहित्य पहला विभाजन किया है, जिसमें संत काव्य, पौराणिक रीति, भक्ति काव्य परंपरा को जोड़ा है। दूसरा राजाश्रय में लिखित साहित्य, इसमें इन्होंने ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य, मुक्तक काव्य परंपरा को जोड़ा है। फिर तीसरे में उन्होंने लोकाश्रय में लिखित साहित्य, जिसने स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा को जोड़ा है। इसलिए इस तरह से अन्य आचार्यों ने भी इसमें अपनी काल विभाजन किया है। मानव सभ्यता के विकास के निरंतर प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न कालों में जो विभाजन करने की परंपरा है, वो वर्तमान में साहित्य के इतिहास को समझने के लिए निश्चित आधारों पर शुक्ल जी के द्वारा नामकरण काल विभाजन स्वीकार करते हैं। यद्यपि पूर्ण वैज्ञानिकता के लिए शुक्ल जी को भी संदेह है। शुक्ल जी ने एक जगह ये लिखा है कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल, रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। तो उन्होंने भी ये वाक्य लिख कर ये बात बताई है कि हम गुंजाइश है कि हम इस काल विभाजन को और इसमें शोध किया जा सकता है और इस काल विभाजन को और अधिक निरंतर शोध की प्रक्रिया है। वस्तुतः सच तो यह है कि निरंतर कई वर्षों के अथक परिश्रम के बाद भी जो काल विभाजन के नामकरण की समस्या रही है वो निरंतर चलती रही है, उसे हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आचार्य आगे आगे शोध के आधार पर हम इसके नामकरण में और परिवर्तन करते रह सकते हैं वैज्ञानिकता के आधार पर फिर भी देखें तो वीर गाथा काल और आदिकाल दोनों ही नाम प्रचलन में हैं और अधिक अनुसंधान और इसमें इस दिशा में और प्रयास किए जाएं तो यह और अधिक इसमें परिनिष्ठता आती जाएगी।